Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will study about constraints and how to write them in relational algebra. कॉन्स्ट्रेंट्स एक्चुअली क्या है? बिजनेस रूल्स हैं। बिजनेस रूल से मतलब ये है कि जो आपका क्लाइंट आपको कहता है, जो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको कहती हैं। जैसे आपका क्लाइंट अगर ये कहता है कि अगर आप कोई कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं और उस कोर्स में जो है वो 25 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं हो सकते, तो ये एक कॉन्स्ट्रेंट बन जाती है। अब इस कॉन्स्ट्रेंट को हम दो लेवल्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो हम डीबी लेवल के ऊपर कर सकते हैं, दूसरी चीज़ हम प्रोग्रामिंग लेवल के ऊपर मेक श्योर कर सकते हैं कि 25 से ज़्यादा जो इंजर्शंस हैं वो हो ही ना। तो अगर हम डीबी लेवल के ऊपर करते हैं तो फिर हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। और ये कॉन्स्ट्रेंट्स कई इकसाम की होती हैं, उसमें से assertions हैं, टपल लेवल हैं, ट्रिब्यूट लेवल हैं, ट्रिगर्स हैं, एटसेट्रा। लेकिन कॉन्स्ट्रेंट्स अगर हम डीबीएमएस लेवल के ऊपर डीबी लेवल पे करते हैं तो उसका हमें नुकसान क्या हो सकता है? सो एक्चुअली में आप जितनी कॉन्स्ट्रेंट्स और जितने रूल्स आप लगाएंगे, उतना ही हर मॉडिफिकेशन, हर अपडेट, हर डिलीट के ऊपर डीबीएमएस को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हमारी कॉन्स्ट्रेंट को जो है वो वायलेट तो नहीं कर रही। और अगर वो वायलेट कर रही है तो वो इसको जो है वो इस तरह की मॉडिफिकेशंस को रिजेक्ट कर देगा। सो एक्चुअली में हमारे पास जो मसला आता है कि हम ज़्यादा कॉन्स्टेंट इसलिए लगाते क्योंकि हमारे पास परफॉर्मेंस के इश्यूज आ जाते हैं। और जो परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं उसकी वजह यही है कि हमारे पास टाइम कॉस्ट जो है वो ऐड होना शुरू हो जाती है। अब जब टाइम कॉस्ट ऐड हो जाती है तो फिर हम ये देखते हैं कि हम बार ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स ना लगाएं और जितना हमें जिधर ज़रूरत महसूस होती है हम सिर्फ वहीं पे कॉन्स्ट्रेंट जो है वो लगाएं। कीज लेवल के ऊपर हमारे पास दो तरह की कॉन्स्ट्रेंट आती हैं। एक हमारे पास प्राइमरी की है और एक यूनिक की है। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि कोई भी अगर एट्रीब्यूट जैसे एसआईडी है, स्टूडेंट आईडी, अगर वो हमारे पास प्राइमरी की है तो वो यूनिक भी होगी। यानी यूनिक का मतलब ये है कि कोई सी भी दो टपल्स हैं और उस टपल में अगर हम कहते हैं कि एट्रीब्यूट ए है वो हमारे पास यूनिक है, तो इट मीन्स कि T1 और T2 की दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी इस एट्रीब्यूट के अंदर वो सेम नहीं हो सकती। तो प्राइमरी की में भी ऐसे ही होता है। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आएगा कि जो आपके प्राइमरी की है वो एक टेबल में एक ही हो सकती है, यूनिक की एक टेबल में कई हो सकती हैं। अब अगर हमारे पास एसआईडी प्राइमरी की है तो इसकी एक मेन बात यह है कि ये जो है वो नॉट नलेबल एट्रीब्यूट है, यानी इसके अंदर कहीं पे भी आपको जो है वो नल वैल्यूज नहीं मिलेंगी। यूनिक की ऑन द अदर हैंड इज पॉसिबली नलेबल, यानी कि आपके पास कोई सी भी दो टपल्स हैं, उनकी वैल्यूज आपस में सेम तो नहीं होंगी लेकिन उनकी जो वैल्यूज हैं वहाँ पे नल आ सकता है। तो ये जो है ना, ये इसका मेन डिफरेंस हमारे पास है। कीज़ में हमारे पास जो है वो फिर एक तीसरी कॉन्स्ट्रेंट की कैटेगरी आती है जो कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है, वो है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब ये है कि आपने दो टेबल्स को रिलेट किया है, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि आप किसी भी टेबल के अंदर जिस भी की को फॉरेन की के साथ रिलेट कर रहे हैं, जिस भी एट्रीब्यूट को, वो उसमें कोई इनवैलिड एंट्रीज ना हो। जैसे अगर आपके पास है ऑर्डर का टेबल है और यहाँ पे आपके पास आइटम्स हैं। अब हर यूज़र जो है, जैसे आपने यूज़र जो है वो ऑर्डर करता है, वो आइटम करता है। जैसे आइटम वन की जो आईडी वो वन है और उसका नाम लेट्स से एप्पल है, और आइटम एक टू है जिसका जो नाम है वो मैंगो है। अब अगर यूज़र जो है टू, ऑर्डर आईडी उसकी 55 है, और वो अगर आइटम आईडी, ये हमारे पास एट्रीब्यूट आइटम आईडी है, ये हमारे पास ऑर्डर आईडी है, और ये हमारे पास यूज़र आईडी है ऑर्डर के टेबल में। तो अगर हमारे पास जो हमारा यूज़र है वो आइटम आईडी 3 का ऑर्डर जो है वो इंसर्ट कर देता है, तो अब इस केस पे क्या मसला होना चाहिए? अब ये एक टोटली इनवैलिड एंट्री है। क्योंकि 3 जो है वो आइटम्स के टेबल में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट लगाते हैं इस एट्रीब्यूट के ऊपर, तो ये मेक श्योर करेगा कि ये जो भी वैल्यूज़ इस एट्रीब्यूट में आती हैं वो लाजमी तौर पे इस टेबल से आई हुई हों।
बेसिक कॉन्स्ट्रेंट जो हमने सीखा है लगाना है इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कोई रिप्रेजेंटेशंस है। अगर हमें इसको रिलेशनल अलजेब्रा में समझ में आ जाती है तो हम डीबीएमएस लेवल के ऊपर भी इन कॉन्स्ट्रेंट्स को बड़ी आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दो तरीक़ों से हम असल में जो है ना वो अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से पहली बात तो हमारे पास ये आती है कि द वैल्यू ऑफ आर, आर आपका रिलेशन है, मस्ट बी एम्प्टी और देयर आर नो टपल्स इन द रिजल्ट ऑफ आर। अगर ये वाली स्टेटमेंट किसी भी लेवल पे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हम ये लिखना चाह रहे हैं कि आर इज़ एक्चुअली इक्वल टू 5। और दूसरी बात है वो ये, अगर हम कहें जो कि एक्चुअली में रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के हिसाब से है, कि एवरी टपल इन द रिजल्ट ऑफ रिलेशन आर must also be in the result of the relation S। तो जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि R is the subset of S, यानी कि R के अंदर जो कुछ भी है वो S के अंदर जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो असल में हम अपनी सारी कॉन्स्टेंट्स को सिर्फ इन दो तरीक़ों के साथ ही आगे जाके रिप्रेजेंट करेंगे और कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। अगर हम इसी रिलेशनल अलजेब्रा को पिछली आइटम और ऑर्डर की एग्जांपल के साथ परसू करें तो हम ये देख सकते हैं कि ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो रिलेशन आर है और दूसरी साइड पे रिलेशन एस है, और हम चाहते हैं कि जो रिलेशन आर में से हमें सिर्फ प्रोजेक्शन चाहिए ए एट्रीब्यूट की और रिलेशन एस में से हमें प्रोजेक्शन चाहिए बी एट्रीब्यूट की। ठीक है, तो आर के अंदर सिर्फ वही वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि एस के अंदर मौजूद है। तो जो ए एट्रीब्यूट यानी कि आर के अंदर जो ए एट्रीब्यूट है उस वो आर इज द सबसेट ऑफ एस का मतलब ही यही है कि आर के अंदर वो सारी जो ए एट्रीब्यूट में वो सारी वैल्यूज़ मौजूद हों जो कि एस में मौजूद है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे मेरा जो आर है वो ऑर्डर हो, ऑर्डर का टेबल हो, और एस जो है वो मेरे पास मेरे आइटम का टेबल हो, और जो ए एट्रीब्यूट है ये मेरी आइटम आईडी है, और ये आइटम के टेबल में बी एट्रीब्यूट सिंपल आईडी है। तो ये जो आपकी कॉन्स्ट्रेंट है ये आपको ये बता रही है कि जो आइटम आईडी के टेबल में से वही वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि आईडी जो आइटम के टेबल में इसके आईडी के कॉलम में मौजूद है। इसी सेम बात को अगर मैं इस कॉन्स्ट्रेंट को मैं बिल्कुल इस तरह भी लिख सकती हूँ कि प्रोजेक्शन ऑन आर फॉर ए एट्रीब्यूट और बी एट्रीब्यूट की प्रोजेक्शन एस के ऊपर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो वो मुझे 5 मिलना चाहिए। यानी कि आर जब पूरा आर मुकम्मल तौर पे एस में मौजूद है तो अगर आर में से आप एस माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अवर सेम कॉन्स्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। अब यही सेम जो अलजेब्रा है वो हम प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट के ऊपर लगा के देखते हैं कि हम ये कैसे लिख सकते हैं कि जो प्राइमरी की है वो भी फाई और सबसेट की फॉर्म में की जा सके। तो उससे पहले प्राइमरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइमरी की कहती है कि कोई सी भी दो टपल्स होंगे उनकी की एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है ना वो सेम वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। अगर सी एन आई सी आपकी पी के है तो दो लोगों का सेम सी एन आई सी नहीं हो सकता। तो अब अगर मैं एग्जांपल आपकी बुक वाली ही कोट करूँ जिसमें हमारे पास मूवी स्टार का एक रिलेशन था जिसके अंदर उसका नेम है, उसका एड्रेस है, और उसके बाद उसका जेंडर है, और उसका जो है वो बर्थ डेट है। ये उसकी एट्रीब्यूट्स थे। तो अब इसका मतलब ये है कि मुझे कम ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर तो मूवी स्टार जैसे नहीं सेम नहीं हो सकते, ठीक है, कि दो मूवी स्टार का नाम सेम नहीं हो सकता तो मैं कहती हूँ कि नेम जो है वो मेरी प्राइमरी की हो गई है। तो अगर कोई सी भी दो स्टार्स हैं जिनका नाम जो है वो सेम है तो इसका मतलब ये है कि उनका एड्रेस भी सेम होना चाहिए। तो उनका एड्रेस अगर तो सेम नहीं है तो इट मीन्स कि गलत बात मैं कर रही हूँ, ये पीके नहीं बन रही। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि ठीक है, जो मेरी कॉन्स्टेंट ऐसे रिप्रेजेंट हो सकती है कि अगर कोई सी दो टपल्स का नाम सेम है और उनका एड्रेस सेम नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी कोई नहीं है, ये नल है बात। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि जो मूवी स्टार का टेबल बनाया है मैं इसको अभी शॉर्ट फॉर्म में MS1 कह रही हूँ,
और एक और मूवी स्टार का टेबल जो है वो सेम डाटा के साथ मैं ले उसको MS2 बोल देती हूँ और मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ तो क्या आना चाहिए? उसके लिए पहले हम कोई डमी वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिमी, और उसका जो एड्रेस है वो हम LMN कह देते हैं, और वो मेल है और उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो अली है, और अली की XYZ एड्रेस है और वो भी मेल है और उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ है। फिर हमारे पास एक कोई फीमेल भी कर लेते हैं, तो फीमेल हमारी फेवरेट बानो हो गई, और फिर उसका भी कोई ABC एड्रेस है और वो फीमेल है, उनकी डेट ऑफ बर्थ वही है। अब अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज आते हैं। तो मेरे पास, अगर मैं बीच में वैल्यूज स्किप करूँ जल्दी लिखने के लिए, तो इधर आएगा जिमी, और फिर LMN, फिर मेल, और इसका फिर जिमी के साथ JL और मेल। फिर मेरे पास जिमी आएगा, LM आएगा, और फिर मेरे पास बानो, उसका वो सॉरी अली XYZ और मेल आएगा। फिर जिमी, LM, फिर मेरे पास आएगी बानो, ABC और फीमेल, और सो ऑन। फिर इसके बाद अली के साथ हो गया, और अली के साथ तीनों कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। तो पहले जिमी के विद एवरीवन, और फिर अली के विद एवरीवन। तो अब इन सारे कॉम्बिनेशंस में अगर मैं अपनी कॉन्स्ट्रेंट को सोचूं, तो अगर तो कोई सी भी जो दो टपल्स हैं उनमें उनका नाम सेम है और उनका ड्रेस सेम ना हो, ऐसी कोई टपल आपको इस टेबल में नहीं मिलेगी, तो ये हमारी प्राइमरी की के ऊपर बिल्कुल बात वैलिडेट हो जाएगी। इसको मैं रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकती हूँ कि ऐसी टपल्स जिसमें MS1 का नेम इज इक्वल टू MS2 डॉट नेम, और साथ एंड MS1 डॉट एड्रेस इज नॉट इक्वल टू MS2 डॉट एड्रेस। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई टपल एग्जिस्ट नहीं करती अगर मैं इनके ऊपर सिलेक्शन करूँ। तो ये जो है वो प्राइमरी की कॉन्स्टेंट को वैलिडेट कर देती है, तो जो हमारा नाम है वो की के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। हम एडिशनल एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो इधर हमारे पास ऐसे फॉर एग्जांपल अब कहा जाता है, कॉन्स्टेंट किया है कि जो कोई भी बंदा इफ़ ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मूवी स्टूडियो, तो उसकी जो नेट वर्थ है वो कम से कम जो है वो 100 लाख डॉलर जो है वो होनी चाहिए। तो अब इस कॉन्स्ट्रेंट को लिखने के लिए दोनों तरीके जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं, एक तो यूजिंग द फर्स्ट विच इज़ द फाइव, और एक दूसरा जो है वो सबसेट को यूज़ करते हुए। तो अगर हमारे पास स्कीमा में मूवी एग्जेक्टिव है जिसमें नेम एड्रेस उसका सर्टिफिकेट नंबर नेटवर्क है, और दूसरा हमारे पास स्कीमा में स्टूडियो है और उसमें नेम एड्रेस और जो है वो उसका सर्टिफिकेट नंबर है प्रेसिडेंट का। तो जो प्रेसिडेंट नंबर है और सर्टिफिकेट नंबर है ये दोनों ऑब्वियसली बराबर होने चाहिए, ये एक ही उसकी जो है वो है डेटा टाइप। अब अगर मैं पहले सॉल्यूशन को देखूं, तो पहले सॉल्यूशन के अंदर सिलेक्शन किस चीज़ की हो रही है? पहले ये कहा जा रहा है कि हमने जॉइन लेना है, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि ये बराबर होने चाहिए। तो दोनों टेबल्स को हमने जॉइन ले लिया, और किस पेज के ऊपर? प्रेसिडेंट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर के ऊपर। अब उसके अंदर से हमने वो वाली टपल्स एक्सट्रैक्ट की हैं जिसकी नेटवर्थ जो है वो इतने 100 लाख डॉलर से जो है वो कम है। तो ऐसी कोई भी टपल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, आंसर शुड बी 5, क्योंकि ये टपल्स जो हैं वो स्टूडियो को मूवी एग्जेक्टिव से ज्वाइन करके आई हैं। तो स्टूडियो के अंदर सिर्फ वही प्रेसिडेंट नंबर हैं जिनकी नेटवर्थ जो है वो 100 लाख डॉलर से ज़्यादा है।
अगर तो ये मूवी एग्जेक्टिव से लिया होता तो फिर ये मे बी ये फायर रिजल्ट ना करता, लेकिन स्टूडियो को मूवी एग्जेक्टिव से ज्वाइन करने से ये हमें हम पहली शर्त लगा रहे हैं कि स्टूडियो के अंदर जो भी टपल्स होंगी वो लाजमी तौर पे उनकी टपल्स में जो नेटवर्थ आ रही होगी वो 10 लाख से ज़्यादा के हिसाब से ही आ रही होगी, क्योंकि हम सर्टिफिकेट को प्रिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट नंबर के साथ जो है वो हम मैच कर रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरी के अंदर अगर आप देखें दूसरे सोल्यूशन में, तो वहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कि हमने जो प्रोजेक्शन ली है प्रिस्क्रिप्शन नंबर स्टूडियो में से सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे हमने ये किया है कि मूवी एग्जेक्टिव के टेबल्स में से वो टपल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं पहले जिनकी नेटवर्थ जो थी वो $100 लाख से ज़्यादा थी। तो हमारे पास सिर्फ उन्हीं की टपल्स आ गई जो कि प्रेसिडेंट हो सकते हैं। इस रिलेशन के ऊपर हमने सर्टिफिकेट नंबर की प्रोजेक्शन कर दी। अब चूंकि ये ऑल पॉसिबल स्टूडियो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, तो और स्टूडियो के टेबल में जो भी प्रेसिडेंट्स हैं वो डेफिनेटली इसी सेट से ही आए होंगे, तो इट मीन्स कि ये जो है वो इसका सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी कॉन्स्ट्रेंट को जो है वो दोनों तरीक़ों से जो है वो सोच सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हम अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे और समराइज़ कर लेते हैं। अभी तक हमने पास 2 लेक्चर्स में ये देखा है कि स्कीमा को क्रिएट कैसे करना है और कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। एक तो हमने की कॉन्स्ट्रेंट्स देखी है और रेफरेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स देखी हैं। इसके अलावा जो एडिशनल कॉन्स्ट्रेंट्स की भी एग्जांपल आपको दी है, तो फिर आप किसी भी तरह की कॉन्स्ट्रेंट डीबीएमएस लेवल पे भी लगा सकते हैं। अभी तो इस लेक्चर में आपने रिलेशनल अलजेब्रा लेवल पे भी देखी है। हम एक्चुअल सिंटेक्स लेवल के ऊपर भी फर्दर जो है वो आगे जाके देखेंगे, और इन 2 लेक्चर्स को कवर करने के लिए आप सेक्शन 2.3 और 2.5 स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम द जेनिफर उलमन की जो बुक है फर्स्ट कोर्स इन डेटाबेस, वहाँ से। थैंक यू।